हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 2 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग हमारा चल रहा था, जिसमें हम आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में बता रहे थे। यानी अकाउंटिंग प्रोसेस को जब हम पूरा करेंगे या अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरा करने की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको वेरियस अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन को लेकर के चलना होगा। यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के आधार पर ही उसी को आधार बनाकर हम अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरा करेंगे। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने आपको या अकाउंटिंग प्रिंसिपल में मैंने आपको दो बातें बताई थी। एक आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है और आपका एक अकाउंटिंग कन्वेंशन होता है। अकाउंटिंग कंसेप्ट का लीगल एक्सेप्टेंस होता है और आप उसको कोर्ट में भी अगर अकाउंटिंग प्रोसेस को या जो आप अपने बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो, अगर आप सारे कंसेप्ट को फॉलो करते हुए बना रहे हो तो वो कोर्ट द्वारा भी एक्सेप्ट किया जाता है, उसका लीगल एक्सेप्टेंस होता है। तो हम अकाउंटिंग कंसेप्ट आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो बताया था वो था आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एंड कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो दो कंसेप्ट के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि आपका बिजनेस जो है वो लगातार चलता रहेगा और आपका बंद करने का उसका कोई भी इंटेंशन नहीं होता है, ये मानते हुए आप सारी रिकॉर्डिंग आप बिजनेस का करते हो, क्योंकि बिजनेस जो है वो लगातार चलता रहेगा और उसका बंद करने का कोई इंटेंशन नहीं है। ये कहता था आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, स्थिरता की अवधारणा जिसको बोलते हैं हिंदी में, कहता है कि आप वेरियस अकाउंटिंग मेथड होता है जिसके सहारे आप अकाउंटिंग कर सकते हो, लेकिन आपको किसी एक मेथड को पिक करना है और लगातार उसके साथ बने रहना है ताकि आप अपने बिजनेस के रिजल्ट को प्रीवियस ईयर के रिजल्ट को करंट ईयर से कंपेयर कर सकें। इसीलिए कंसिस्टेंसी कंसेप्ट मतलब किसी एक मेथड को आप पिक करो और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ उसके साथ बने रहो। तो ये आपका दो कंसेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। आज हम शुरू करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, एक्रूअल कंसेप्ट एंड बिजनेस एंट्री कंसेप्ट। तो एक्रूअल कंसेप्ट को बिना जाने आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट को नहीं जानोगे, सिर्फ एक्रूअल को जानोगे तो ही आप अकाउंटिंग कर पाओगे। सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्रूअल जो है आपका वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ये आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले सीखते हैं एक्रूअल कंसेप्ट क्या है। एक बार सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। इन अकाउंटिंग में एक्रूअल बेसिस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जो भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसका बेस क्या होता है, वो किस बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं, तो वो हम आपका एक्रूअल बेसिस पे ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। एक्रूअल कंसेप्ट अप्लाइज इक्वली टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। तो जो भी आपका रेवेन्यू है, इनकम है, और जो भी खर्च है बिजनेस का एक्सपेंस, उन दोनों के ऊपर इक्वली लागू होता है, दोनों के ऊपर इक्वली अप्लाई किया जाता है। इन एक्रूअल कंसेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड, रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया जाता है व्हेन सेल्स आर मेड, जब सेल किया जाता है, और सर्विसेज आर रेंडर्ड, जब सर्विस दिया जाता है तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। एंड इट इज़ इमटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, और इसमें यह देखा जाता है कि कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। आप सारे ट्रांजैक्शन जो भी आपका रेवेन्यू हुआ है, इनकम हुआ है, उससे भी आप रिकॉर्ड करोगे, और जो आपका एक्सपेंस है उसे भी आप रिकॉर्ड करोगे। भले ही आपने कैश में पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, वो अभी तक अगर उधार है तो भी आप उसे रिकॉर्ड करोगे। तो एक्रूअल सिस्टम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, कैश ट्रांजैक्शन को भी एज वेल एज क्रेडिट यानी उधार वाले ट्रांजैक्शन को, दोनों को आप रिकॉर्ड करता है। अगर सिर्फ कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक आपका और सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अगर कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करोगे तो जो पैसा, जो कैश रिसीव हुआ है, बस आप उसी को रिकॉर्ड करोगे। जो पैसा आपने पेड किया है बस आप उसी को रिकॉर्ड करोगे। कोई भी अगर उधार में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसको आप कैश सिस्टम में ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इससे अगर आप कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हो तो आप अपने बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं जान पाओगे। क्योंकि आपने मान लीजिए मार्केट में आपने खर्च कर दिया पैसा, या कहीं भी आपने
पैसा खर्च किया, 10,000 रुपये खर्च किया, जिसमें से 5,000 रुपये आपने पेड किया पैसा। अब बताइए कि आपका खर्चा हुआ कितना, 10,000 या 5,000। तो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि हमने 5,000 रुपये पेड किया तो 5,000 रुपये ही मेरा खर्च है। लेकिन एक्रूअल सिस्टम कहता है कि 5,000 तो पे किया, वो भी खर्च है, और 5,000 जो भी अभी भी आउटस्टैंडिंग है, अभी भी बकाया है, अभी भी मैंने जो पेड नहीं किया है, हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्चुअली में 10,000 रुपये मेरा खर्च हुआ। आप इस बात की खुशी मत बनाइए कि 5,000 ही मेरे पॉकेट से निकला है, 5,000 जो है नहीं निकला है तो 5,000 का मेरा कुछ इनकम है, ऐसा कुछ नहीं है। लायबिलिटी तो आपका पूरा 10,000 का है ना, पैसा 5,000 दिया है तो लायबिलिटी 5,000 का और है, वो पैसा आपको देना ही देना है, चाहे आपने उस पैसे को दिया है या नहीं दिया है। तो एक्रूअल कहता है कि हम कैश वाले को और क्रेडिट वाले दोनों को रिकॉर्ड करेंगे। अगर दोनों को रिकॉर्ड करेंगे तो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का कैलकुलेट हो पाएगा। अगर सिर्फ 5,000 को करेंगे जो कि कैश सिस्टम कहता है, तो हमारे बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5,000 अभी भी हम उसको देना ही पड़ेगा, आगे में लायबिलिटी बनती है मेरी कि उसको देना है। तो जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे वो एक्रूअल को मान के करेंगे, यानी कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ये आपका एक्रूअल सिस्टम कहता है। जितना वो रेवेन्यू के लिए है उतना ही एक्सपेंस के लिए है, जितना एक्सपेंस के लिए है उतना ही रेवेन्यू के लिए, दोनों के लिए इक्वली ट्रीट किया जाता है आपका एक्रूअल कंसेप्ट में। दोनों को, चाहे रेवेन्यू हो चाहे आपका एक्सपेंस हो, दोनों को एक तरीके से ही ट्रीट किया जाता है। कोई भी उधार का ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करना ही है। एक छोटा सा हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये बात समझाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग सब लोग जितने भी बॉयज़ हैं वो क्या करते हैं, कॉलेज ख़त्म होता है, स्कूल ख़त्म होता है ना, हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, तो क्या करते हैं, चलो सब कोई ठंड के मौसम में चाय पीने, या किसी भी मौसम में, मौसम का तो ख्याल नहीं करते हैं, जनरली जब ठंड होता है तो क्या बोलते हैं, चलो चाय पीने चलते हैं। तो 4 फ्रेंड थे, या मान लो 5 फ्रेंड थे, पाँचों ने निकला बाहर अपने अपार्टमेंट से, बिल्डिंग से, जहाँ से भी, और वो लोगों ने बोला कि चलो हम लोग चाय पीते हैं। जिसमें से ए, बी, सी, डी और ई, ये पांचों फ्रेंड थे, और इन्होंने चाय वाले के पास टी शॉप था आपका, यहाँ पर बिजनेस का नाम, बिजनेस जो है वो टी का शॉप था, चाय दुकान था ये, जो कि चाय बेचता था। अब यहाँ पर जो चाय का दाम था वो 10 रुपये एक कप का स्पेशल चाय बना करके देता था। सारे दोस्त निकल गए चाय पीने के लिए। अब बताओ कि चाय पीने जब जाते हो बॉयज़ लोग या जो भी जाते हैं, तो उसमें से क्या होता है कि हर कोई 5-5 रुपये या 10-10 रुपये कंट्रीब्यूट करता है? नहीं, उसमें से बोलता है कि आज तुम दे दो, कल हम दे देंगे, परसों तुम दे देना, इस तरीके से होता है। तो आज बारी थी ए की। ए को सारा खर्च देना था चाय का। चाय के लिए पीने के लिए गया सब लोगों ने, और सब लोगों ने चाय पिया। तो बताओ 5 फ्रेंड ने चाय पिया तो कितना एक्सपेंस हो गया? 50 रुपया खर्च हो गया पैसे। लेकिन ए के पास पॉकेट में मात्र 20 रुपये था। ये सोचा था कि शायद 20 रुपये में हो जाएगा, तो ए के पास 20 रुपये ही था उस समय मौजूदा हालात में पॉकेट में। तो खर्च देना था ए को, और सारे लोगों ने चाय पिया, और चाय जो गर्मा गर्म चाय पिया सब लोगों ने, है ना। ये एक कप 10 रुपये का चाय था, सब लोगों ने पिया। अब ए ने यहाँ पर एक्सपेंस किया, पैसा खर्च किया। कितना चाय का दाम था? 10 रुपये, और हर लोगों ने एक एक कप पिया, तो 50 रुपये टोटल जो है वो एक्सपेंस होगा, यहाँ पर खर्च होगा पैसे ए का। लेकिन पॉकेट में था मात्र 20 रुपया। तो ए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेगा? एक्सपेंस को तो रिकॉर्ड करेगा। कैसे रिकॉर्ड करेगा? वो लिखेगा टी एक्सपेंसेस, 20 रुपया खर्च हो गया, ये रिकॉर्ड कर रहा है। अच्छा, 20 रुपये ही क्या खर्च हुआ? पॉकेट से जो है ये ए ने दुकानदार को, ये जो भैया यहाँ बैठे थे जो चाय बेच रहे थे, इनको 20 रुपये दे दिया निकाल करके। तो बताइए कि ए का खर्च कितना हुआ? 20 रुपया? नहीं, ए का खर्च सिर्फ 20 रुपया थोड़ी हुआ। ये बोला ए चाय वाले को कि हम आपको जो बकाया 30 रुपया है वो बाद में दे देंगे। कब दे देंगे? बाद में दे देंगे।
तो बताइए कि ए का टोटल खर्च कितना है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना रिकॉर्ड करें, 20 रुपये या 50 रुपया। तो आपका कहना होगा कि सर आपने तो मतलब यहाँ पर ए ने तो भले ही अभी 20 रुपया दिया हो, लेकिन 30 रुपये का लाइबिलिटी तो बनता है ना, बाद में ए को 30 रुपया देना ही होगा, क्योंकि इस चाय वाले का ये राइट हो गया है कि अब जो है हम ए से पैसा वसूल सके, ए से पैसा ले सके। तो 20 रुपया तो दे दिया, बाकी कितने का राइट बनता है कि हम इससे जो है 30 रुपया ले सके, है ना। कितने का राइट बनता है, 30 रुपये का राइट बनता है। अब कहीं भी मान लो ए चलते हुए दिखेगा तो ये दुकानदार ए को टोक कर पूछ सकता है कि भैया आपने चाय पिया था, 30 रुपये बोले थे बाद में दे देंगे, कब दीजिएगा। ये इसका राइट बनता है, ठीक है। क्यों राइट बनता है, क्योंकि बोला था कि 30 रुपये बाद में दे देंगे। तो बताइए ए का खर्च अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना लिखेगा, 50 रुपये खर्च हो गया ना। 20 रुपया जो दिया और अभी भी बकाया है, जिसको हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग टी एक्सपेंस के नाम से, कितना हो जाएगा 30 रुपीज़। तो ए का टोटल खर्चा कितना हुआ, 50 रुपया। क्लियर है बात। जिसमें से अभी ये 30 रुपया ए ने नहीं दिया है, ये लाइबिलिटी है ए के ऊपर कि वो बाद में इस पैसे को चुकाएगा। तो एक्रूअल सिस्टम क्या बोलता है, एक्रूअल बोलता है कि 20 रुपया जो दिया कैश में वो भी खर्च है, और आउटस्टैंडिंग, शॉर्टकट में हम आउटस्टैंडिंग को ऐसे लिखते हैं O/S, आउटस्टैंडिंग जो कि अभी भी बकाया है 30 रुपया, इसको भी एक्सपेंस मानना होगा, और टोटल जो बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्सपेंस दिखाना है वो आपको 50 रुपये ए को दिखाना पड़ेगा। ये सही तरीका है। अगर कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को यहाँ पर फॉलो करते तो क्या होता, देखिए कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को अगर हम फॉलो करते तो क्या होता, ए ने खर्च दिया है, अभी खर्च तो पूरा 50 रुपया हुआ, लेकिन ए ने निकाल के पॉकेट से कितना दिया, मात्र 20 रुपये निकाल करके दिया। तो 20 रुपये को ही क्या अपना एक्सपेंस माना जाए। अगर कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं तो मात्र 20 रुपया ही एक्सपेंस होता है यहाँ पर। तो क्या 20 रुपया एक्सपेंस है। अगर हम 20 रुपये को एक्सपेंस मानते हुए अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करेंगे तो क्या ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअल खर्चा तो 50 रुपये का है। आप 20 रुपये मान के अगर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करोगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको एक्रूअल सिस्टम को मानना होगा, और एक्रूअल सिस्टम कहता है कि जो आपने कैश पे कर दिया है वो भी रिकॉर्ड करो, और जो कैश अभी तक नहीं पे किया है यानी आउटस्टैंडिंग जो आपका टी एक्सपेंस है आप उसको भी रिकॉर्ड करो, और टोटल एक्सपेंस को अपना कितना मानो, 50 रुपया। अगर आप 50 रुपये मानते हुए प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करोगे, जो कि एक्रूअल सिस्टम कहता है, तो आपका बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन आएगा। इसीलिए हम यहाँ पर एक्रूअल सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर आपका एक्सपेंस के केस में, खर्च के केस में क्या हुआ, टी एक्सपेंसेस 20 रुपये जो दिया, 30 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग, टोटल एक्सपेंस 50 रुपया। सेम आपका रेवेन्यू के केस में भी होता है, या इनकम के केस में भी आपका सेम चीज़ होता है। जैसे मान लो आपका कोई इंटरेस्ट आना था, आपने अर्न कर लिया है इंटरेस्ट 500 रुपये का, जिसमें से इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है आपको वो मात्र 300 रुपये इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। आपने टोटल इंटरेस्ट आपका 500 बनता था, जिसमें से 300 रिसीव हो गया है। तो कितना और रिसीव करना है, क्या 300 को ही अपना इनकम मान ले। आपने अर्न कर लिया है, आपका जो इंटरेस्ट पूरा बनता है जो आपको मिलेगा वो 500 रुपया है। कितना है, 500 रुपये टोटल है, और जिसमें से आपको 300 रुपये यहाँ पर मिला है। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या कहेगा, 300 रुपये को ही अपना इनकम मान लो, बाकी जो नहीं मिला है उसको छोड़ दो। तो क्या इससे हमारा बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, नहीं निकल पाएगा, क्योंकि एक्चुअली में आपको तो 500 मिलेगा ही ना, आपने अर्न कर लिया है तो 500 आपको मिलेगा। तो कैश सिस्टम बोलता है सिर्फ 300 को रिकॉर्ड करो, जो कि गलत है। एक्रूअल बोलता है कि 300 को नहीं अपना इनकम मानो, बल्कि टोटल 500 आपका इनकम है, जिसमें से 300 मिला है, 200 अभी भी मिलना है। इसको हम बोलेंगे अक्रूड इनकम, इसको बोलेंगे अक्रूड इनकम या अक्रूड इंटरेस्ट, इसको बोलेंगे अक्रूड इंटरेस्ट अभी मिलना बाकी है, आपने कमा लिया है कितना, 200 रुपया। तो टोटल इनकम आपका कितना हो गया, 500 रुपये। अब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में 500 रुपये दिखाओगे, ना कि 300। तो इसीलिए हम एक्रूअल सिस्टम को फॉलो करते हुए सारी अकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि कैश सिस्टम को फॉलो करोगे तो आप
बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं पता कर पाओगे। तो एक्रूअल सिस्टम कहता है कि भले आपको मिला हो या ना मिला हो, ये तो मिल गया है और ये नहीं मिला है, तो इसको भी रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड कर दिया तभी तो हम 500 दिखा रहे हैं। यहाँ पर चाय के केस में 20 रुपये दिया था, 30 रुपये को भी हम रिकॉर्ड करके एक्सपेंस को 50 रुपये दिखाएं। तो हम दोनों केस में, चाहे एक्सपेंस हो चाय वाला केस में, टी के एक्सपेंस में, उसको भी हम रिकॉर्ड कर रहे थे आउटस्टैंडिंग को, और यहाँ इनकम के केस में भी हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे यानी रिकॉर्ड करेंगे। ये आपका एक्रूअल सिस्टम कहता है। क्लियर है बात? तो एक्रूअल सिस्टम को ही फॉलो करते हुए हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं। अगर हम एक्रूअल सिस्टम को फॉलो ना करें तो हमारी अकाउंटिंग जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगी, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस ठीक से नहीं कैलकुलेट हो पाएगा और फिर अकाउंटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हम जो है वो अकाउंटिंग करते हैं एक्रूअल सिस्टम को फॉलो करते हुए। सब कुछ मैंने समझा दिया। तो यहाँ पर इन अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। एक्रूअल कंसेप्ट अप्लाइज इक्वली टू रेवेन्यू, अभी इंटरेस्ट के केस में, और एक्सपेंस, टी एक्सपेंस के केस में, दोनों में हम इक्वली अप्लाई करते हैं। अभी हमने किया। इन एक्रूअल कंसेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड और सर्विसेज आर रेंडर्ड एंड इट इज इमटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। कैश चाहे रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो, या एक्सपेंस आपने दिया हो या नहीं दिया हो, दोनों को रिकॉर्ड यहाँ पे करना है। तो एक्रूअल सिस्टम कंप्लीट कंसेप्ट आपका क्लियर है। यहाँ पर अब हम जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उसमें उस समय जब आपको हम बताएंगे तो एक्रूअल सिस्टम से ही बताएंगे। और देखिएगा कि ये कंसेप्ट आपका कितना काम आएगा। तो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे इसका, तो ये सारा कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। एक बात है यार, आप सिर्फ याद रखना कि एक्रूअल सिस्टम जो है वो बेस्ड होता है मैचिंग कंसेप्ट पर। ठीक है, आपको मैचिंग कंसेप्ट भी पढ़ना है। तो एक्रूअल सिस्टम जो है वो बेस्ड होता है मैचिंग कंसेप्ट पर। इसके बारे में हम आपको किस तरीके से बेस्ड होता है, तो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ाएंगे उस समय हम आपको बताएंगे। 3 कंसेप्ट हो गया आपका, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और आपका एक्रूअल कंसेप्ट। एक कंसेप्ट को हम यहाँ पर लगे हाथों और समझ लेते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, या इसे हम बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सारे कंसेप्ट से 1 नंबर का 2 नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव आपका आता ही है, अभी नहीं आएगा, बाद में जब तक आप अकाउंटेंसी पढ़ोगे तब तक इन सारे कंसेप्ट को आपको लेकर के चलना ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। दोनों को, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को ही हम बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। क्या होता है ये कंसेप्ट, ये हम समझते हैं। देखिए, ये है आपका बिजनेस और ये है आपका बिजनेस का ऑनर। क्लास 11th में जो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या सीखते हैं, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना और फाइनेंशियल पोजीशन को बिजनेस का कैलकुलेट करना। तो ये आपका बिजनेस का ऑनर है और ये सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है। तो क्लास 11th में जो भी हम पढ़ेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, वो सोल प्रोप्राइटरशिप का करेंगे, जिसमें एक सिंगल ऑनर होता है। ये सोल प्रोप्राइटर था बिजनेस का, अकेला मालिक था और इसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया पैसा, कैश इन्वेस्ट किया। सपोज बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया इसने, तो ऑनर का पैसा जो बिजनेस में होता है उसको क्या बोलते हैं, हम कैपिटल बोलते हैं। अब बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि ये जो बिजनेस है और ये जो ऑनर है, बिजनेस का ऑनर, ये दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों भाई भाई नहीं है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। यानी बिजनेस से अलग क्या है आपका, यहाँ पर बिजनेस का ऑनर है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं। और बिजनेसमैन ने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। और चूंकि ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, दोनों अलग अलग हैं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपका बिजनेस का ऑनर है ये कहलाता है क्रेडिटर। क्या कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है। और इसने बिजनेस को पैसा दिया है, एक तरीके से पैसा दिया है, तो ये कहलाएगा कैपिटल। और कैपिटल क्या होता है, बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी होता है। कैसा लायबिलिटी होता है, तो इंटरनल
लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी होता है। क्यों इंटरनल लायबिलिटी होता है? देखिए, आप हमेशा याद रखिएगा, ये दोनों अलग है। अब अलग होने की वजह से क्या क्या हो सकता है, क्या होता है, तो हम याद रखिएगा, जो भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होगा, तो जो भी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है। अब दोनों अलग अलग है तो इसने बिजनेस में दिया है कैपिटल, और ये कैपिटल दिया है जिससे बिजनेस चलेगा। तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑनर क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। एक तरीके से उधार में बिजनेस को पैसे दिया है। अगर दोनों अलग अलग है तो ये उधार में बिजनेस को पैसे दिया है, बोरो किया है। बिजनेस जो है वो बोरो किया है किससे? अपने ऑनर से। तो ये जो ऑनर से बोरो किया है बिजनेस, तो कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा। और कौन सा लायबिलिटी हो जाएगा? इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल का मतलब ऑनर ने दिया है, आउटसाइडर ने नहीं दिया है, ऑनर ने, इसीलिए ये इंटरनल लायबिलिटी हो जाएगा। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है ऑनर, ये क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा, यानी उधार में इसको पैसे मिला है। और हम जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, यानी बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में क्या जा रहा है, हम ये मानते हुए रिकॉर्डिंग करेंगे। हम ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे कि ऑनर को क्या मिल रहा है, ऑनर बिजनेस में क्या आ रहा है उसको मानते हुए, ना कि ऑनर के पास क्या आ रहा है। जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। क्लियर है इतनी बातें? तो यही कहता है आपका सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कि ये और ये दोनों एक नहीं हैं, और दोनों एक नहीं होने की वजह से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनर बन जाता है क्रेडिटर, और कैपिटल जो ऑनर ने दिया है वो कैपिटल कहलाता है, और ये बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी बन जाता है। और हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग करते हैं। ये आपका सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता है। अब एक बार हम इसको रीड करते हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। The owner of a business is always considered, the owner of a business is always considered as distinct and separate from business his own। तो मतलब अपने बिजनेस से ये हमेशा अलग समझा जाता है ना, ये दोनों एक नहीं होता है, ये बात है। We have to record business transaction from firm's point of view and not from the point of view of the proprietor। proprietor का मतलब यहाँ ऑनर। तो हम जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे वो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगा वो हम बिजनेस को मानते हुए रिकॉर्ड करेंगे कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है, बिजनेस जो है वो एसेट परचेस कर रहा है, बिजनेस जो है एसेट सेल कर रहा है, ये मानते हुए हम रिकॉर्ड करेंगे। प्रोप्राइटर के, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज द क्रेडिटर। प्रोप्राइटर को क्या समझा जाता है? क्रेडिटर समझा जाता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम इन द बिजनेस। तो बिजनेस में इसने 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रेडिटर है कितने का? तो 1 लाख रुपए का, जितना बिजनेस में इसने पैसा लगाया है। द कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। कैसा लायबिलिटी है? कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है। तो द कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी ऑफ द फर्म, फर्म का मतलब बिजनेस, बिकॉज इट इज एज्यूम दैट द फर्म हैज बोरोड, फर्म बिजनेस यानी फर्म हैज बोरोड फंड फ्रॉम ओन प्रोप्राइटर, अपने ही प्रोप्राइटर से उसने बोरो किया है, उधार में पैसा लिया है, इंस्टेड ऑफ बोरोइंग इट फ्रॉम आउटसाइडर्स पार्टी या आउटसाइडर पार्टीज। तो आउटसाइडर पार्टी से लोन वगैरह लेने की अपेक्षा ये क्या किया है? अपने ऑनर से ही बोरो किया है, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होता है। फिर से एक बार समझते हैं। बिजनेस और ऑनर दोनों अलग है। हम जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ऑनर का पैसा बिजनेस में कहलाता है कैपिटल, और चूंकि ये दोनों अलग अलग हैं इसीलिए कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी होता है, और चूंकि घर वाले ने यानी अंदर वाले ने यानी आपका ऑनर ने पैसा दिया है इसीलिए ये इंटरनल लायबिलिटी होता है। अब चूंकि ये दोनों एक नहीं है इसलिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ऑनर है वो कहलाता है बिजनेस का क्रेडिटर।
क्लियर है? तो 1 नंबर का सवाल आपसे हमेशा ये सब पूछता है, तो हम जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे वो बिजनेस को मानते हुए रिकॉर्ड करेंगे। यही आपका कहता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट को, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट वगैरह सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो 4 कंसेप्ट हमारा पूरा हो गया, जिसमें आपका सबसे पहला था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट और बिजनेस एंट्री कंसेप्ट। एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फटाक से इसका। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है कि जो एक्रूअल कंसेप्ट है वो कहता है कैश ट्रांजेक्शन को भी हम रिकॉर्ड करेंगे एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करेंगे। आपने 10,000 रुपये खर्च किए, जिसमें से अभी मान लो आपने 4,000 रुपये का पेमेंट कर दिया है, तो खर्च कितना हुआ? एक्रूअल सिस्टम कहता है पूरा 10,000 रुपये खर्च हुआ, कैश सिस्टम बोलता है मात्र 4,000 रुपये खर्च हुए। तो ज़्यादा अच्छा सिस्टम कौन है? एक्रूअल, क्योंकि अगर 10,000 खर्च नहीं मानोगे तो जाहिर सी बात है आप अपने बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो एक्रूअल बोलता है 10,000 खर्च हुआ, कैश बोलता है 4,000 खर्च हुआ, लेकिन एक्रूअल को ही लेके चलना है। हम कितना एक्सपेंस मानेंगे? पूरा 10,000 का। तो 4,000 पेमेंट हुआ प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है? 6,000, तो टोटल एक्सपेंस 10,000, यह एक्रूअल कहता है। उसी तरीके से इनकम के केस में आपने 10,000 रुपये मान लो कहीं से कमा लिया है, जिसमें से आपको 6,000 रुपये मिल गया है, तो क्या 6,000 रुपये अपना इनकम मानोगे? नहीं, पूरा 10,000 रुपये अपना इनकम मानोगे। 6,000 प्लस अक्रूड इनकम जो है वो 4,000 का, और तो 10,000 आपका इनकम हुआ। ये एक्रूअल सिस्टम कहता है। इसके बाद बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट और बिजनेस ऑनर दोनों अलग अलग है। हम जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। चूँकि आपका दोनों अलग अलग है, इसीलिए जितना पैसा इसने कैपिटल के तौर पे यहाँ पर 1 लाख रुपये लगाया है, ये कैपिटल कहलाएगा, और ये कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होगा बिजनेस का। और चूँकि बिजनेसमैन ने यानी ऑनर ने 1 लाख रुपये दिया है बिजनेस को, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑनर कहलाएगा बिजनेस का क्रेडिटर। ठीक है, तो ये 2 कंसेप्ट आज हो गया, 2 कंसेप्ट पहले, 4 कंसेप्ट हो गया। फिर धीरे धीरे हम लगातार अकाउंटिंग कंसेप्ट को अपना हम पूरा करेंगे। तो यहाँ तक आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो इस यूनिट में या प्रीवियस यूनिट में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ हो, अकाउंटिंग कंसेप्ट जो हम बता रहे हैं उसमें कहीं दिक्कत हो, तो आप नोट्स को लाइन बाय लाइन रीड करोगे, आप बुक में सारी चीज़ों को पढ़ोगे। बुक से आप एक बार ज़रूर से सब सारे चीज़ों को रीड कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ नई बातें निकल कर आएँ। नोट्स का अपना बच्चे एक लिमिटेशन होता है कि पूरे बुक की तरह हम सारे चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं, मतलब नोट्स में क्या हो जाता है ना आपका कि हम उसको उतना ही लिखते हैं उसमें नोट्स में कि जितना समझने में, और सारे बातों का सारांश बना के लिखते हैं। तो जब आप बुक को रीड करोगे ना तो हो सकता है आपको कुछ नया वर्ड उसमें मिले, तो उस नए वर्ड का मतलब आप हमसे पूछोगे, तब आप में क्लैरिटी और आएगी। तो याद रखना, नोट्स को भी पढ़ना और साथ ही साथ बुक को भी रीड करने का आप लोग आदत डालना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।